चंबल नदी का उद्गम मालवा पठार में इंदौर के पास मऊ की मानपुरा पहाड़ी से हुआ है। ये उत्तर की तरफ बहते हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा रेखा बनाती है। कोटा, मुरैना, धौलपुर, भिंड होते हुए ये हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। धार के इस पठारी इलाके से और भी कई नदियां बहती हैं। धार की जनजातियां भील, भिलाला, गोंड इन नदियों के आसपास अपनी जिंदगी के गीत बुनते हैं। धार के पश्चिमी क्षेत्र में जनजातियों की इस अद्भुत दुनिया में आज भी वैसे संस्कार हैं जो आज के जमाने के हिसाब से आधुनिक हैं। भील जनजाति के भगोरिया उत्सव में युवा लड़के लड़कियों को एक दूसरे का जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया जाता है। दोनों ही इस अवसर के लिए खुद को सजाते हैं, संवारते हैं। इस बड़े मेले में जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो लाल गुलाल लगाकर अपनी पसंद साफ जाहिर कर देते हैं। अब दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है। स्वयंवर हो चुका है, बस विवाह की देर है। भगोरिया यानी भागकर अपने लिए अपनी पसंद से जीवन साथी चुन लेना। प्राचीन जनजातियों की आधुनिकता भरी सोच। भगोरिया में जैसे कि पान खाना आसपास आमने सामने, जैसे लड़का और लड़की का जो कुछ कहा जाए तो गर्लफ्रेंड भी होता है, या तो ऐसे भगोरिया में बैठना और अपनी अपनी बातें व्यक्त करना और अपना कितना नेचर कितना अच्छा है वो बताना और एक दूसरे को देखना, और इसी हिसाब से हमारा भगोरिया में एंजॉय होता है। नदियों के गीतों की कड़ी में एक खूबसूरत पंक्ति। चंबल भारत की सबसे साफ पानी वाली नदी है, क्योंकि इसके साथ ऐसा कोई मिथक नहीं जुड़ा है जिसकी वजह से इसके घाटों पर भीड़ लगे और लोग इसके अंदर गंदगी पैदा करने वाली वस्तुएं डालें। इसी वजह से इसके पानी में सैंक्चुरी बनाई गई है, अभयारण्य। एक सुरक्षित जगह है जहां के जीव जंतुओं का कोई भी शिकार नहीं कर सकता। इसके पानी में ऐसे जीव रहते हैं जो और नदियों में नहीं पाए जाते, यानी मीठे पानी का घड़ियाल, डॉल्फिन और मगर, और दूसरे देशों के मौसमी परिंदे इसके किनारों पर देखे जाते हैं। चंबल सैंक्चुरी की कुल लंबाई 400 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन चंबल की इस खास सैंक्चुरी में अभयारण्य तक आने से पहले चंबल राजस्थान की जमीन को छूती है, भैंसरोरगढ़ में, और उसके किनारे खड़ा है ये शानदार किला, भैंसरोरगढ़ किला। चंबल के पानी के किनारे बसा भैंसरोर का ये किला ईसा से 400 साल पहले से ही आबाद है।
राजपूतों के गोत्र रोर का बसाया हुआ। रोर सिंध साम्राज्य से शासन करते थे और उनके प्राचीन साम्राज्य को रोरुक कहा गया है। उस समय के बौद्ध इतिहास ग्रंथ दिव्यवादम की माने तो रोरुक भारत के मजबूत मगध साम्राज्य के बराबर शक्तिशाली माना जाता था। कहते हैं कि एक विशाल रेतीले बवंडर से इस राज्य का अंत हो गया। बाद में ये फिर से बसा और यहां करीब 42 रोर राजाओं का इतिहास मिलता है। आज इसके निशान चंबल के किनारे मिलते हैं। यहां चंबल संकरी पहाड़ी दरारों से होकर गुजरती है। किले के पास बसी इस छोटी सी बस्ती में झांकने से ऐसा कुछ विशेष दिखाई नहीं देता। वही आम लोग, रोजमर्रा की चहल पहल और खामोशी। बहुत फाइन है ये, अट्रैक्टिव प्लेस तो है, पिकनिक स्पॉट भी है और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी अच्छा है। यहाँ फ्रेश एयर है। रास्ते में अनेक ऐसे निशान मिले जो बता रहे थे कि चंबल ने हजारों साल से तमाम संस्कृतियों को शरण दी है और बचाया है। कुछ बस्तियां उजड़ चुकी हैं, लेकिन नदी तो बसाना ही जानती है। बाकी यहां रहने वालों का उत्तरदायित्व होता है कि वो नदी में गीतों की नई पंक्तियां जोड़ें या उसे भूल जाएं। चंबलेरी नदी जटी हारो तेरी शान रे, रंग रंगीलो रस बनो प्यारो राजस्थान जी पधारो मारे देश जी, हो केसरिया बालम आवो पधारो मारे देश जी। नदियों के गीत ढूंढते उसकी बस्तियों में पैदा हुई कलाओं और संस्कृतियों से दो चार होते हम चंबल पे बह रहे हैं और पहुंच गए कोटा, जो एक समय में बूंदी के राजा के अधीन था। इस पूरे इलाके को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। कोटा के निवासियों के लिए चंबल उनके घर के आंगन की तरह है। कोटा के मैदानी इलाके में आकर चंबल का रूप वृहद हो जाता है, उसका विस्तार बहुत बढ़ जाता है। कोटा में नदी के शांत स्वर में मोटर बोट का शोर शामिल हो जाता है। किराए की मोटर बोट की आवाज अब ज्यादातर नदियों के नाद के साथ मिलती जा रही है। नदी की कल कल अब या तो मध्यम पड़ रही है या गायब हो रही है, लेकिन बहरहाल हमें आगे बढ़ना है। नदियों की ज्यादातर तटों की तरह यहां भी धार्मिक स्थल देखने को मिले। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये अदरशिला है। इस चट्टान के कारण जब से ये पृथ्वी बनी, जब से ये ऐसे की ऐसी है, और इस चट्टान के कारण इस दरगाह का नाम अदरशिला रखा गया है। कोटा का रमणीक स्थान है और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पास पास है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी पास है और मुस्लिम का दरगाह भी पास है। इस पानी में एक पुरानी 5 मंजिला इमारत अमर निवास महल है।
जो करीब 250 साल पुरानी है। लेकिन कोटा बैराज बनने के बाद इसकी 3 मंजिलें पानी में डूब चुकी हैं। महाराजा उम्मेद सिंह जी द्वितीय ने इसे एक भूल भुलैया के रूप में बनवाया था। फिलहाल ये खुद ही एक भूली हुई कहानी है। कोटा में केशोराय पाटन में केशव राय जी यानी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बहुत मशहूर है। यहाँ के पुजारी जी के अनुसार चर्मणवती राजा रतिदेव के यज्ञ से निकली हैं। चंबल के किनारे राजा रतिदेव की राजधानी थी और यहाँ उनके द्वारा पशुओं की बलि देने का भी किस्सा है। उन पशुओं के चमड़ों को इसके किनारे सुखाया जाता था। इसके अलावा परशुराम ने शत्रुओं का वध करके अपना फरसा यहां धोया था। चंबल के किनारे 5 सिरों वाले गणेश भगवान पंचमुखी विनायक का एक देव स्थान है। 5 मुख मनुष्य के अस्तित्व के 5 कोशों के बारे में है। जहां ऐसे गणेश की पूजा हो वहां खुशहाली और समृद्धि रहती है। एक तरफ गणेश तो दूसरी तरफ शिव। शिव शंकर भोलेनाथ का ये खास चौमेश्वर मंदिर, यहां शिव के 4 मुख या चेहरे हैं, जिसमें ब्रह्मा और पार्वती भी शामिल हैं। इनकी आंखों को इस तरह बनाया गया है जैसे उससे ऊर्जा निकल रही हो। पंडित जी का परिवार सुबह सुबह इसे सजाता है और तब दूर दूर से लोग दर्शन के लिए यहां आते हैं। इस समय इनकी प्रतिमा पर चंदन के लेप से आकृतियां बनाई जा रही हैं। चंदन की इन लकीरों में भले ही शिव की प्रतिमा को सजाने का काम हो रहा हो, लेकिन दरअसल यही छोटी छोटी क्रियाएं संस्कृति बनाती हैं। एक तरफ चंबल के किनारे के ये रंग हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके पानी पर बिजली संयंत्र लगाए जा रहे हैं। ये पावर प्लांट देश का सबसे सक्षम और प्रतिष्ठित पावर प्लांट माना जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक कथन के अनुसार अगर ये बांध और पावर प्लांट आधुनिक भारत के मंदिर हैं, तो चंबल को उसमें प्रतिष्ठित देवी ही कहा जाएगा। उसका पानी ना होता तो ये मंदिर भी ना होते। नदियां उन नाड़ियों की तरह हैं जो देश के शरीर में जिंदगी लाती ले जाती हैं। चंबल के ऊपर भले ही बड़े बड़े पुल बन गए हों, लेकिन आज भी लोग इन्हीं नाव से आते जाते हैं, जैसा कि उनके पूर्वज करते थे। नदियां कुछ इस तरह जिंदगी का हिस्सा होती हैं कि इनकी आदत विकास और तरक्की नहीं छुड़ा सकती। हम चलते रहे और नदियों के गीतों को चुनते रहे। ऐसे ही हम जा पहुंचे बटेश्वर मंदिर समूह पर। चंबल के किनारे लगभग 2000 साल से ही राजवंशों का इतिहास दिखता रहा है। कोटा से आगे बढ़ने पर मुरैना के पास चंबल के किनारे हमें बटेश्वर के अवशेष मिलते रहे। करीब 200 मंदिरों, पुण्य स्थलों का समूह। ये मंदिर समूह करीब 10 हेक्टेयर में चंबल की घाटी में फैले हुए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने 2005 में इस इलाके की खुदाई शुरू की और चंबल घाटी के इतिहास के कुछ पुराने वर्क खुले।
हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव था मुरैना, राजस्थान और मध्य प्रदेश का सरहदी शहर। दोनों राज्यों को जोड़ने के लिए चंबल पर तेजी से विकास का काम हो रहा है, लेकिन यहां अभयारण्य की देखभाल बड़े ही चौकस अंदाज में की जाती है। चंबल के किनारे पुराने समय से ही डर और आतंक की कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन इसके किनारे चंबल के गांव वासियों से हमारी मुलाकात हुई और इन बच्चियों के मीठे गीत सुनने को मिले। चंबल के आसपास बसे गांव वालों के लिए चंबल के पानी से ही हर काम होता है। नहाना, कपड़े धोना, यहां तक कि पीने के पानी की जरूरत भी वो इस चंबल से ही पूरी करते हैं। चंबल के पानी के बहाव से इसके किनारों पर बारीक रेतीली मिट्टी जमा हो जाती है। कुछ जगहों पर इसके कटाव की वजह से बीहड़ बन गए हैं, लेकिन नदी किनारे कुछ लोगों का रोजगार चल जाता है। ये देखिए, जमीन में कितने नीचे जाकर रेतीली मिट्टी निकल रही है। इस मिट्टी की कीमत किलो में नहीं बल्कि प्रति गधे के रूप में तोली जाती है। कितने गधे मिट्टी चाहिए आप इन्हें बताइए, ये इंतजाम कर देंगे। निर्माण के लिए ये मिट्टी बेहतरीन मानी जाती है। चंबल मऊ से निकलकर 900 किलोमीटर की यात्रा करती है यमुना में मिलने तक। मध्य प्रदेश के मुरैना में इसके बहाव से जो बीहड़ बनते हैं उसकी भी अनेकों कहानियां हैं, लेकिन सबसे अनोखा है चंबल का अभयारण्य। मध्य प्रदेश में चंबल के साथ यात्रा करते हुए हमने गौर किया कि हमारा देश एक तरफ तो तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इतिहास की गोद में झूला झूल रहा है। मुरैना की तरफ बढ़ते हुए चंबल की सहायक नदी सांक पर बने हुए इस पुल को ही देख लीजिए। पुलों की ऐसी बनावट, ऐसी सुंदरता, ऐसी वास्तुकला। नदियों के साथ चलते रहना या बहते रहना और फिर उसके योगदान को, गीतों को जमा करना एक मुश्किल काम था। कदम कदम पर इतिहास लिखा है, कोस भर में नई बोली, नए गीत। तो किसी तयशुदा जगह पर जाना संभव ही नहीं था।